अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे। आज हमारा रैंडम टॉपिक है डाइजेशन इन कॉकरोच के बारे में। ठीक है, ये आसान सा टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल टॉपिक भी नहीं है। जो मैंने पहले भी मैसेजेस किए हैं, कुछ लोग नए हैं इस ग्रुप के अंदर, वो अपना खुद बता देंगे कि कौन से चैप्टर हैं जो काफी उनके लिए फेवरेट हैं, वो उनको पढ़ना चाहते हैं। मतलब उन्होंने पढ़े नहीं है पर अब वो पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए वो मुझे व्हाट्सएप पे भी बताते जाएंगे साथ साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे ना, वो हम रेंडमली स्टार्ट नहीं करेंगे। मतलब ये तो हमने ऐसे ही चुन लिया है, तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि चैप्टर कोई स्टार्ट कर लिया जाए, वो बेहतर रहेगा। ठीक है जी। तो बहरहाल आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो है डाइजेशन इन कॉकरोच के बारे में। बहुत आसान सा टॉपिक है। इसमें बेसिकली हमने सेंस ये करना है कि हमारे पास दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के एतबार से, कि आपके पास दो किस्म के सिस्टम। जैसे मैंने कहा सिंपल, सिंपल से मुराद ये है कि एक ऐसा जिसके अंदर एक ट्यूब होगी, उसके अंदर कोई भी जैसे डाइजेशन के लिए मटेरियल एंटर करेगा और वहीं से ही लीव करेगा, निकल जाएगा। ये बिल्कुल सादा ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि हाइड्रा के अंदर होती है, मैं आगे जाके फिर बता दूंगा आपको। तो बड़ा आसान सा है कि एक नाली है, उसके अंदर मटेरियल जो कि खाना है वो दाखिल हो रहा है, और उसके बाद अंदर क्या हो रही है, डाइजेशन हो रही है। और जो डाइजेशन के बाद चीजें बच जाती हैं जैसे कि वेस्ट, वो वेस्ट फिर क्या होगा, वापस आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास उसका तरीकाकार है। तो वेस्ट भी आपके पास जब वहीं से वापस अगर आ जाए जहां से गया था, तो इसको हम कहते हैं सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सैक लाइक। अच्छा, दूसरी बात है कि ट्यूब लाइक क्या है। ट्यूब लाइक में यह है कि एक ट्यूब है, उसके अंदर दो ओपनिंग्स हैं, एक जगह से खुराक एंटर कर रही है, दूसरी तरफ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर आ रहे हैं। तो ये अगर ऐसा हो रहा है फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि हम कहेंगे कि जैसे क्योंकि ट्यूब है ना, तो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा। मैं इसको दोबारा से डिफाइन कर दूंगा। बहरहाल आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास टॉपिक में क्या है। देखें बेटा, देखें आप लोगों ने बहुत से नाम यहाँ पर पहले पढ़े होंगे। हम जिक्र करते हैं किसके बारे में, हम जिक्र करते हैं आपके पास कुछ यूं कि ये है जी डाइजेशन इन कॉकरोच। ठीक है, नीचे आपको कॉकरोच बना हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ हिस्से हैं जैसे कि देखें नंबर 1, नंबर 2। ये नंबर 1 नंबर 2 क्या है, इसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है। तो पहले नंबर पे हम बात कर रहे थे किसके बारे में, कि फेरिंग्स के बारे में, कि फेरिंग्स क्या है। अब फेरिंग्स के बारे में कि आपके पास गला है जैसे, ठीक है, आप गले के अंदर ऐसी वो नाली जो खुराक की नाली है जिसको एसोफेगस बोलते हैं, तो यहां पर भी वो नाली मौजूद है जैसे कि आपको यहां पर नजर आएगी, ये रही वो नाली। ठीक है जी। इस नाली के जो शुरू में हमारे पास इसकी ओपनिंग है, सुराख है, इसको आप बोलते हैं क्या, फेरेंक्स। अच्छा, यहां से ग़िज़ा दाखिल होती है। अब आपने यहां पर सिर्फ ये देखना है कि हम स्ट्रक्चर के बारे में सीख रहे हैं कि फेरेंक्स या स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मतलब जो हमारे पास स्ट्रक्चर है बेसिकली वो कौन कौन से हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। नंबर 2, नंबर 2 पे बेटा क्या है, नंबर 2 पर हमारे पास नजर आ रहा है सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं, आपको पता है कि हमारे पास हमारे थ्रोट में क्या है, कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं, जैसे आप बोलो कि स्ट्रक्चर हैं, जो कुछ सिक्रीशंस या केमिकल्स खारिज करते हैं। इनका कुछ फंक्शन है, आम अल्फाज में हम बोलते हैं कि ये एंजाइम्स हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, हमारी ग़िज़ा को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो होगा ये कि जो स्लाइवरी ग्लैंड है वो यहाँ पर भी मौजूद होंगे, जाहिर सी बात है। तो नंबर 2 पर जो आपको नजर आ रहा है दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये कई तरह के हैं, जैसे मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके पास एक लोब है, दूसरी ये हमारे पास पूरा का पूरा ये जो हमने स्ट्रक्चर दिखाया है, ये अभी मैंने हाईलाइट किया है, ये कोई कॉकरोच के मुंह से बाहर नहीं होता, ये अंदर की तरफ होता है। लेकिन हमने क्या किया है, इस सारे के सारे स्ट्रक्चर को बाहर निकाल कर देखा है। ठीक है, ये वाली बात अपने पास ध्यान में बिठा के रखेंगे। तो अब नंबर 2 पर क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड्स का जिक्र हो गया। स्लाइवरी ग्लैंड के बाद क्या आ गया जी, नंबर 3 पर सलाइवा। ये सलाइवा यहाँ पर हम दिखाते हैं सलाइवा। तो सलाइवा लिखा है कि सलाइवा स्टोर कहाँ पे होगा, दैट इज स्लाइवरी रेजरवायर। तो जो स्लाइवरी रेजरवायर है वो आपको नजर आने वाला है ये 3 पॉइंट के अंदर। अब सलाइवा बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो उसी वक्त बनेगा जब गजा मुंह में आएगी। ठीक है ना, स्टिमुलेशन पहले से हो जाती है। जैसे आप लोगों को शायद ये पता हो कि जब आप खाना खाते हो और आपके पास कोई बेहतरीन से अच्छी सी चीज आ जाती है, क्या कहते हैं, खाने के लिए आपके सामने, तो फिर क्या होता है, फिर आपको आके मुंह में पानी आ जाता है। एक्चुअली ये स्टार्टिंग होती है कि हमारे ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं, वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये एक अहम बात है। अच्छा, इसके बाद जहां ये स्टोर हो गया, स्टोर होने के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एसोफेगस। ठीक है जी, शायद आपको नजर ना आ रहा हो, लेकिन मैं यहाँ पे लगाता हूँ एरो। तो एसोफेगस क्या है, अब एसोफेगस कहां पर है, एसोफेगस है जी, आपको नजर आ रही है यही नाली जो मैंने यहाँ पर जिक्र किया, यानी ये वाली। थोड़ा सा मैंने इसके साथ
एरो बना दिया है ये वाली, ठीक है जी। ये आपके पास एसोफेगस है। मुंह से, इस यानी कॉकरोच के मुंह से निकल कर जो ग़िज़ाई नाली आगे आएगी खुराक को लेकर, दैट इज कॉल्ड एसोफेगस, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने दिखाया एसोफेगस। अब चलते हैं अगली बात की तरफ, क्रॉप। क्रॉप क्या है? वो जो एक बड़ा सारा एरिया आपको नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है नहीं, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप का काम क्या है? ये नंबर 5 पॉइंट यहां पर है। तो हम बात करते हैं कि क्रॉप आखिरकार क्या है। क्रॉप ग़िज़ा लेने के बाद स्टोर करने का एक मकाम है। मतलब ये क्या करता है, ग़िज़ा ले लेता है और उसके बाद स्टोर करके रख लेता है और फिर वो उसको आहिस्ता-आहिस्ता इस्तेमाल करता है, ठीक है। प्रोसेस तो समझेंगे कि कैसे खुदा आगे जाती है, लेकिन फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो है गिजर्ड, ठीक है नहीं, यानी आपके पास नजर आ रहा है गिजर्ड। अब गिजर्ड किस जगह पर है? गिजर्ड है जी इस जगह पर, ये नंबर 6 पॉइंट पर, बल्कि आप ऐसे समझ लें नंबर 6 पर। गिजर्ड एक, समझ लीजिए, एक ऐसी ग्राइंडिंग और चर्निंग ऑर्गन है जो गजा को क्या करेगा, ग्राइंड करेगा, छोटा करेगा और उसके बाद वो उसे आगे भेज देगा कहां पर, अग्नि नाली की तरफ। ये अग्नि नालियां क्या है? इससे पहले नंबर 7 पर आपको एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, दैट इज या दैट शोज हेपेटिक सीकी। अब हेपेटिक सीकी क्या है? ये हमारे पास ट्यूब्स की बनी हुई कुछ नाली हैं, कुछ पेयर्स हैं, 7 to 8, कुछ बुक्स में ज्यादा भी लिखी होती हैं। ये ट्यूब्स हैं। ये कहाँ मौजूद हैं? ये ऐसे जिस्म के अंदर यहाँ पर मौजूद होंगी, ठीक है। इनका नाम क्या है? हेपेटिक सीकी। इसके अंदर भी वही काम होगा जो आपके पास पहले, जैसे मैंने शुरू में सिखाया, एंजाइम्स की जरूरत होती है, तो इसमें भी एंजाइम्स बनते हैं। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट में। ये हमारे पास एक ट्यूब है, एक नाली है। इस नाली में क्या होगा? इस नाली को हम बोलते हैं, नंबर 8 पर चलते हैं, नंबर 8 पर चलते हैं। तो ये जिक्र है जी मिडगट का। मिडगट को आप समझ लें कि ये एक स्टमक का एरिया है या मैदे का एरिया है, जहां पर, क्योंकि देखें ना गौर से, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा पाऊं तो आपको कुछ समझ में आएगी ये वाली बात के ये जो हिस्सा है शुरू शुरू में, ये आपके पास क्या है, यह हमारा पहला हिस्सा है, ठीक है ना, हमारी ग़िज़ाई नाली का या कह लीजिए कॉकरोच की ग़िज़ाई नाली का। जो दूसरा आपके पास है ये दरमियानी हिस्सा है और ये एक आखिरी हिस्सा है, ठीक है ना। इसको हम तरतीब से फोरगट, मिडगट और हाइंडगट भी बोलते हैं। तो ये जो सारे सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, यकीनन ये कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर मौजूद हैं। तो वो किस मकाम पर है उसी एतबार से इन्हें दिखाया गया है। तो ये आपके पास क्या है जी, डाइजेशन इन कॉकरोच। अब क्या मामला है? अब मामला ये है कि ये जो हिस्सा मैंने नंबर 8 बताया है मिडगट, तो ये मिडगट कहाँ रहता है? ये दरमियानी वाले हिस्से के अंदर रहता है। फिर इसके बाद एक और पॉइंट है नंबर 9। इस नंबर 9 पॉइंट को यहां पर देखें, दैट इज कॉल्ड मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स। ये क्या करती है? ये जिस्म से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालती है, ठीक है। डिफ्यूजन के थ्रू जिस्म से इसमें चला जाता है और वो नाइट्रोजनस वेस्ट बन के जिस्म से बाहर खारिज हो सकता है। बहरहाल हमारी बुक में इतना ज़्यादा इसके बारे में डिस्क्राइब तो नहीं किया, लेकिन मैंने जिक्र कर दिया हेपेटिक सीकी का भी। वो भी आपके पास एक ट्यूबुलर सिस्टम है और मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स भी एक ट्यूबुलर सिस्टम है, लेकिन दोनों का अलग अलग काम है। इसके बाद आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं। ये हमारे पास जो हाइंड गट है, इसमें ये पॉइंट्स रहते हैं, नंबर फॉर एग्जांपल 8, 11 और 12। ये क्या क्या है? जो हमारे पास 10, 11, 12, जो हमारे पास 10 है, इसका नाम है इलियम। आपको याद होगा, अगर आपने कभी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, तो वहां पर एक छोटी आंत होती है। तो छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट हमारे पास होता है वो क्या होता है? ड्यूडेनम। दूसरा जेजुनम और तीसरा क्या होता है? इलियम होता है आपके पास। इलियम किस क्या बात करते हैं कि इलियम क्या है जी? वो हमारे इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद क्या शुरू होती है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे अंदर तो असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसफर सेक्शन या अपना स्ट्रेट सेक्शन, यानी आप सोच लो कि वो ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। जैसे अगर हम मान लें कि ये हमारे पास क्या है जी, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पर एक सीकम होता है और फिर उसके बाद ये एक लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है और आखिर के अंदर आके रेक्टम बनता है और यहां पर आकर स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ती है और इसके साथ साथ अपेंडिक्स भी होता है, ठीक है ना। तो ये शायद थोड़ा सा आपको नजर नहीं आ रहा, मैं इसको ऊपर की जानिब थोड़ा कर देता हूं। ठीक है जी, यहां पर। तो अब देखें इसमें क्या हुआ कि
बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह यहाँ पर भी एक क्या है, कॉलन है। ये जो मोटा सा पार्ट लिखा है, जैसे 11 पार्ट में लिखा है 11, जो यहाँ पर भी 11 है, दैट इज कॉल्ड कॉलन। ठीक है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन मान लीजिए। और जो आखिरी पार्ट है, हमारे पास भी रेक्टम होता है, इसके पास भी रेक्टम है। रेक्टम गजा या इनडाइजेस्टेबल फूड को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और आखिर में हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव या कह लें एक्सक्रीटरी ओपनिंग है। यहां से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाएगा और ऊपर से हमने क्या कहा था, दाखिल होगा। तो अगर ऐसा है, जैसे मैंने शुरू में सिखाया कि अगर एक नाली में दाखिले का भी मकाम है, ओपनिंग है, और निकलने का भी, यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के एक्सक्रीट होने की भी ओपनिंग मौजूद है, तो हम ऐसे बोलते हैं ट्यूबुलर सिस्टम। तो जो हमारे पास कॉकरोच के अंदर सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिस्टम। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एक बेसिक सेंस हो गई। यानी हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से भी उसको थोड़ा थोड़ा सा रिलेट करके देखा है। तो बहरहाल अब चलते हैं कि ये कैसे काम करता है सारा का सारा सिस्टम। तो हम इसके प्रोसेस की तरफ आते हैं। प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। देखें, फॉर एग्जांपल ये ग़िज़ा है, ये वो बचे कुचे खाने के हिस्से हैं जो आप लोग छोड़ देते हैं अपने किचन में। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आप देखते हैं कि वो से कॉकरोच आ जाते हैं। फिर उन कॉकरोचेस का क्या करते हैं भाई, उनको कुछ नहीं कहते, मतलब वो हमारी ग़िज़ा को खाते हैं। जो ग़िज़ा कैसे खाते हैं, इनके मुंह के बाहर या समझ लीजिए मुंह से थोड़े से बाहर इस तरह से, इनके समझ लीजिए हमारे दांत होते हैं ना, इसके मैंडिबल्स हैं, ये उस खुराक को हल्का 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 तोड़ते हैं। ठीक है, और तोड़कर अपने मुंह के अंदर ले जाते हैं। और जैसे वो मुंह के अंदर ले जाते हैं तो क्या होता है, होता यह है कि ग़िज़ा फेरेंक्स के जरिए, अब देखिए तरतीब आ गई, फेरेंक्स के जरिए से जिस्म में दाखिल होगी और स्लाइवरी ग्लैंड उस ग़िज़ा को क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी उसके अंदर असिस्ट करेंगे और ग़िज़ा वाकई में डाइजेस्ट होने लगेगी। इसमें जो हमारी बुक पे लिखा है कि जो ग़िज़ा का पहला हिस्सा वो स्टार्ची मटेरियल को हाइड्रोलाइज करना है। हाइड्रोलाइज का मतलब है तोड़ना। ठीक है, बड़े बड़े पॉलीमर्स को अगर तोड़ते हैं तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं हाइड्रोलाइज करना। ठीक है, तो हाइड्रोलाइज करना हो गया। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, इसके बाद ये है कि आपके पास स्लाइवरी रेजरवायर, वो तो बता दिया कि स्लाइवा जब आएगा तो वो वहीं से आएगा जहां वो इकट्ठा हुआ है। एसोफेगस, वो नाली जहां से ये ग़िज़ा अंदर दाखिल होगी और यहां पर आकर क्या हो जाएगी, यहां पर आकर ये स्टोर हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर क्रॉप के अंदर चंक बाय चंक, यानी आहिस्ता आहिस्ता कर कर ये ग़िज़ा दाखिल होगी किसके अंदर, क्रॉप के अंदर। और फिर क्रॉप से कहां जाएगी, वो गिजर्ड के अंदर। ठीक है ना, तो मतलब क्रॉप ये रहा, और यानी ये रहा, और गिजर्ड में जब जाएगी तो यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा था ये ग्राइंडिंग और चर्निंग होगी इसकी। और फिर हेपेटिक सी की, जैसे आपको बताया कि ये भी एंजाइम प्रोड्यूसिंग है, तो एंजाइम यहाँ पर डालते हैं जिससे ग़िज़ा क्या होने लगती है, डाइजेस्ट, तोड़ फोड़ होने लगती है। हमारी बुक में इतना होता है इसके बारे में लिखा कि वो कैसे टूटती फूटती है और वो कहाँ कहाँ एसिमिलेट होती है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जैसे ग़िज़ा टूट फूट जाएगी तो फिर क्या होगी, जैसे मिसाल के तौर पर ग्राइंडिंग हो रही है किसमें, यहाँ बात करते हैं गिजर्ड के अंदर, और फिर हेपेटिक सी की उसकी हेल्प कर रहे हैं ताकि एंजाइम दिए जाएं। और जो मिड गट है या मिड गट का इलाका है, वहां पर ये ग़िज़ा एसिमिलेट होगी। हमारी भी स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिमिलेशन का मतलब होता है जो ग़िज़ा इस काबिल हो गई है, जिसको हम कहते हैं काबिल हजम या बोले डाइजेस्टेबल, वो हमारी बॉडी का हिस्सा बनती है। क्योंकि हमने ग़िज़ा खाई क्यों है, खाई ही इसलिए है कि जो उसमें इंपॉर्टेंट किस्म के क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाएं। तो ये आपके पास मिड गट का जिक्र हो गया। अब क्या है, हेपेटिक सीकी, मिड गट, मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब मैलपिजियन ट्यूब्यूल पे चलते हैं, वो क्या है जी नेक्स्ट के अंदर। लेकिन इससे पहले हम चूंकि प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो हम बताते आ रहे हैं, दोबारा से इसको बताते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, मैंडिबल्स के जरिए से क्या किया, ग़िज़ा अंदर गई, फिर उसके बाद वो एसोफेगस से होती भी, और स्लाइवरा, जो स्लाइवा था ना यहाँ पर स्लाइवरी ग्लैंड से आने वाला, वो इसके साथ मिक्स हो गया। डाइजेशन का प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो गया। फिर कुछ वक्त के लिए वो क्रॉप में रही और आहिस्ता आहिस्ता चंक बाय चंक, बुक ने लिखा है थोड़ी थोड़ी करके, चंक बाय चंक कहाँ चली गई, वो गिजर्ट के अंदर चली गई। और फिर गिजर्ट से होती हुई फिर कहाँ जाएगी, फिर वो मजीद आगे जाएगी कहाँ पर, हमारे यानी गिजर्ट से, एक बार याद रखें कि जब गिजर्ट है और हेपेटिक सीकी है, यहां तक जितने भी पॉइंट्स पड़े हैं ये मिड गट का हिस्सा है। ठीक है, तो आपने अपने दिमाग बिठा के रखना है कि मिड गट क्या है। ठीक है, मिड गट के बाद जब हम आगे चलते हैं तो वहां पर कुछ और पॉइंट्स हैं। जैसे मिसाल में आपको यहां से देता हूं कि मिड गट के अंदर जब चलते हैं तो फिर आगे मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स और
इलियम शामिल हो जाते हैं हमारी बुक के एतबार से। और यहाँ पर क्या है, मेलपिजियन ट्यूब्यूल ऐसे ना, मतलब ये फैली हुई नालियां हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूँ ये ऐसे ना फैली हुई पूरे समय नालियां ऐसे हिल रही हैं। अब मटेरियल जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, दिमाग में ऐसे रख लें, वो ऐसे यहाँ पर आके टच करेगा और टच करने पर क्या होगा, वो अंदर डिफ्यूज हो जाएगा नाली के अंदर। अब ये नालियां वापस आएंगी, ये नालियां ऐसे फिर रही हैं, ये नालियां ये वसूल कर कर अंदर की तरफ से कहाँ खुलेंगी, ये खुलेंगी आकर वहीं मिड गट के अंदर, ठीक है जी। और जैसे ही वो मिड गट में जाएंगी, बल्कि समझ लीजिए मिड गट का तकरीबन लास्ट पार्ट होगा, तो जैसे ही वहां पर जाएंगी तो वो वेस्ट भी आ जाएगा और वो वेस्ट फिर आगे की तरफ मूव किया जाएगा टूवर्ड्स द, कहां पर, जो हमारे पास हाइंड गट है। मैं हाइंड गट को फिर यहाँ पे हाईलाइट करता हूं कि ये मेरे पास क्या है जी, हाइंड गट का इलाका है। अब हाइंड गट में क्या होगा, कॉलन में क्या होगा, वहां से मूव करती हुई कॉलन भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ एसिमिलेशन का काम करता है, जैसे स्पेशली वाटर का, क्योंकि ये जो आपके पास इंसेक्ट्स होते हैं ना, इनका जो डाइजेस्टिव मतलब समझ लीजिए कि या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये जो एक्सक्रीट करते हैं डाइजेशन के बाद, वो कोई सॉलिड होता है, ना कि वो ऐसे यूरिन की तरह लिक्विड की शक्ल में, तो ऐसा नहीं है। तो ये आपके पास अहम बात है। अच्छा, बहरहाल फिर आगे चलते हैं इससे। तो ये सॉलिड पार्टिकल्स को एक्सक्रीट करेगा, कुछ कॉलन से मूव करते हुए रेक्टम में उसको कुछ हद तक क्या होगा, स्टोर किया जाएगा। और जब वो स्टोर हो जाएगा, फिर जैसे जैसे बवक्त जरूरत उसको क्लोइकल अपर्चर के जरिए से, क्लोइकल अपर्चर मींस लास्ट पॉइंट है, यानी वो हिस्सा जहां से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर खारिज किया जा सकता है, तो ये आपके पास बाहर भी खारिज हो जाएगा। तो ये था जी सिंपल सा प्रोसेस कि भाई किस तरीके से गजा कहाँ दाखिल हुई और मूव करते हुए आगे गई। बाकी हम ये बात समझ सकते हैं कि जो इसका ना एक एडवांटेज है सिस्टम का, जैसे हमारी बुक ने हमारे लास्ट पॉइंट में लिखा है कि इसका, इस सिस्टम का एक एडवांटेज है। भाई एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ये एक ज्यादा, मतलब कह लीजिए ऐसा सिस्टम है जो पुराने ऑर्गेनिज्म में नहीं था। पुराने से मुराद प्रिमिटिव, जिनके पास सादा डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, जैसे मैंने बोला सैक लाइक। लेकिन अगर हम उसी सिस्टम को थोड़ा सा एडवांस कर लें, तो ये एडवांस सिस्टम है। इसका मतलब है कि कॉकरोच एडवांस है, छोटा सा है इंसेक्ट, लेकिन हमारी तरह जो हम मैमल्स हैं, ठीक है ना, कॉर्डेट्स हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, इन जैसा सिस्टम कॉकरोच में पाया जाता है। ये सिस्टम एक्चुअली सिर्फ एक सादा ट्यूब पर मुश्तमिल ही नहीं है कॉकरोच में, बल्कि आप देख रहे हो कि ग़िज़ा खाने के लिए, ग़िज़ा को डाइजेस्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, ठीक है, उसको एसिमिलेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए आपके पास अलग अलग पार्ट्स हैं। अगर ऐसे अलग अलग पार्ट्स होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा भाई, फिर तो ये अच्छा सिस्टम हुआ ना। तो यही है जी इसका एडवांटेज के ट्यूबुलर सिस्टम है, इसलिए कॉकरोच का जो सिस्टम है ये मोर एडवांस है एज कंपेयर टू द प्रिमिटिव वन। ठीक है बेटा, आज थोड़ी सी हमारी क्लास में मुश्किलात रही हैं क्योंकि मैं दूसरी तरफ बिजी रहा हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितना हो सकता था ये वाले पॉइंट थोड़ा क्लियर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इससे बेहतर करेंगे, क्योंकि यही हमारे पास एक्सपेरिमेंटल चल रही हैं क्लासेस, डेमो क्लासेस का मकसद भी यही है कि जहाँ कुछ खराबियां हों वो भी पता लग जाए, आप भी हमें बताएं कि किस किस्म की परेशानियां हो रही हैं। तो बहरहाल टाइम भी खत्म होने वाला है, तो फिर अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड वो आप लिख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।